Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. I was like कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ. And I would recommend Study IQ. Yes, I will definitely recommend Study IQ. नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है विरत दुबे और आज हम जिस मुद्दे पर चर्चा करने वाले हैं, आइए एक बार उस मुद्दे पर नज़र डाल लेते हैं। आप हमसे सोशली विरत लाइव नाम से सर्च करके फेसबुक, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम पे संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए एक बार नज़र डालते हैं कि किस मुद्दे पर हम चर्चा करने वाले हैं। हमारी चर्चा होने वाली है आज इस मुद्दे पर, जो कि आज का दिन है। देखिए, जिस समय मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ थोड़ा सा विलम्ब हो गया है। इट में भी कि आज 12 तारीख है, तो हो सकता है आप 12 तारीख में ये वीडियो देख रहे हो, या फिर हो सकता है कि आप 13 तारीख में वीडियो देख रहे हो। बट मेरा ओवरऑल एक मकसद है कि मैं आपको इसके बारे में अच्छे से जानकारी दे दूँ। यहाँ से क्वेश्चंस आपके लिए प्रीलिम्स और मेंस दोनों में बन सकते हैं। और आप इसे चाहें तो सोसाइटी, देखिए आप अगर चाहें तो GS पेपर 1 में आप इसको सोसाइटी से जोड़ करके चाहें तो देख लें, या फिर आप इसे GS पेपर 2 में भी जोड़ करके देख सकते हैं, पॉलिटी से। ठीक है, इंडियन पॉलिटी से भी जोड़ करके देख सकते हैं। पहले तो समझें कि ये बात क्या है, और इसमें मैं बहुत सारे आयाम आपको समझाने का प्रयास करूंगा। सेशन को अंत तक अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर या फिर चाइल्ड लेबर से संबंधित बहुत सारे आयाम मैं आजकल आपको ये बताने का प्रयास करता हूँ, या मेरा ये एक प्रयास रहता है कि भाई आप लोग जो टॉपिक्स हैं ना, उन टॉपिक्स को लेकर के थोड़ा इंडिपेंडेंट रहें, अपनी सोच को लेकर के, कि आप चीज़ों के बारे में खुद सोच सकें और अपने हिसाब से लिख सकें, पढ़ सकें, जान सकें। तो मैं आपको कंप्लीट मतलब बुक की तरह तो चीज़ें नहीं बताऊंगा, बट इतना अप्रोच ज़रूर बता दूंगा कि यार इस तरीके के टॉपिक्स अगर आते हैं तो इसको आप अप्रोच कैसे करें। सबसे पहले तो आप देखिए, यहाँ पर लिखा है वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2025. So in this particular topic I will discuss about the theme of this particular year and what is the meaning of this theme, या इसका क्या अर्थ निकलते हैं उसको हम समझने का प्रयास करेंगे, and what are the other significance as well as कि हमको कैसे अगर इस समस्या से उबरना है, इंडिया को अगर इस समस्या से अगर उबरना है तो what may be the key way forward। इन सब दिशाओं में भी हमारी चर्चा पूरी आगे बढ़ेगी। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर 2025 के ऊपर हमारा डिस्कशन हो रहा है। ये 12 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 जून को। 12 जून को हर साल हम लोग इसको मनाते हैं। ठीक है, ILO की तरफ से इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। ILO की तरफ से इसको जो है मनाया जाता है पूरे विश्व में। क्यों मनाया जाता है चर्चा करेंगे, बट यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हैं, जरा देखिए। लिखा है वर्ल्ड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर डे इज मार्क्ड ऑन 12 जून and the theme for 2025 is progress is clear but there is more to do, let's speed up effort। ये तो एक बात है ही, लेकिन एक खास बात जो है वो क्या है कि चाइल्ड लेबर डे को लेकर के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो सेट हुए थे उसमें भी हमने जो है कहीं ना कहीं हम अच्छी तरीके से देखे तो ये मिस होता हुआ नजर आ रहा है। एंड द टारगेट वाज लाइक कि 2025 जो कि ये चल रहा है, इसमें हम वर्ल्ड को चाइल्ड लेबर से फ्री कर लेंगे। ठीक है, मतलब दुनिया जो है वो बाल श्रम से मुक्त हो जाएगी। इसका टारगेट सेट किया गया था बट स्टिल हैज नॉट अचीव्ड। तो क्या रीजन हो सकते हैं और कैसे आगे इसमें काम किया जा सकता है? तो यहाँ आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि यार देखो, चाहे ये चाइल्ड लेबर की बात हो रही हो या फिर अगर बात करते हो हम लोग कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात कर लें, विमेन एम्पावरमेंट की बात कर लें, ठीक है, किसी भी इस तरीके की, एजुकेशन की बात कर लेते हैं, सोसाइटी में कोई और मुद्दे हैं उसकी अगर हम बात कर लेते हैं। ठीक है, जैसे आप देखते हैं कि कई जगहों पर बेगिंग बहुत ज़्यादा होती है, बच्चों से करवाई जाती है। ठीक है, सड़कों पर अगर आप देखते हैं तो उनसे जो है भीख मांगने के लिए उनको मजबूर किया जाता है। ऐसे तमाम प्रकार से सोशल मुद्दे जो हैं उनके लिए डेफिनेटली, क्योंकि ये सब चीज़ें हमारी सोसाइटी में हो रही हैं, हमारे देश की सोसाइटी में होती हैं, डेफिनेटली इसके लिए गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं ना, उसको अकेले गवर्नमेंट नहीं सॉल्व कर सकती, उसको अकेले गवर्नमेंट जो है वो कंप्लीट नहीं कर सकती है। तो उसमें हमें करना क्या है, इसको अगर आप देखेंगे, इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं, जैसे बाल श्रम जैसा जो मुद्दा है,
बाल श्रम जैसा जो मुद्दा है, इसको आप ध्यान से सुने कि इसमें सरकार, ठीक है, इसमें सरकार का योगदान तो हमें चाहिए ही चाहिए, साथ ही साथ हमें चाहिए जो हमारा समुदाय है, जो हमारा जो समुदाय है उस समुदाय का भी योगदान हमें चाहिए। यानी कि ये सामूहिक, समुदाय का मतलब हम और आप जो इसे ठीक कर सकते हैं। केवल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, सोशली समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको हम समाज लिख सकते हैं, समाज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इन चीज़ों को ठीक करने के लिए कदम आगे बढ़ाए। अकेले गवर्नमेंट से नहीं होगा और अकेले समाज से नहीं होगा। केवल समाज ही सोचे कि यार ये तो हमारे यहाँ फैली व्याप्ति इस तरीके की कुरीतियाँ हैं तो इनको हम दूर करें, और सरकार का क्या है यार, तो सरकार की ज़रूरत पड़ेगी, पॉलिसी ज़रूरी होती हैं, ठीक है, उनका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूरी होता है। तो हम इसके ऊपर आएंगे और इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण मैं आपको इसमें दूंगा। डेफिनेटली आप उस उदाहरण को सुनेंगे तो आपको बहुत शानदार लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे चीज़ों को लेकर के चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। बट उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट सूचना मैं आपको दे देना चाहता हूं। रिजल्ट आ चुका है 2025 के प्रीलिम्स का, 2026 की तैयारी के लिए, 2027 की तैयारी के लिए आप लोग कमर भी कस चुके होंगे। तो 11 जून से एक बैच शुरू हुआ है, कल से एक बैच शुरू हुआ है, जिसमें एनरोलमेंट कराने की अंतिम तिथि जो है वो 23 दिन है। एडमिशन की अंतिम तिथि जो है वो उसमें 23 जून है, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना है कि 15 जून को ये जो फेस्टिवल सेल चल रही है, ग्रेट लर्निंग फेस्टिवल सेल जो चल रही है, ये एंड हो जाएगी। तो अगर आप 2027 के, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि यार आप 2027 की प्रिपरेशन करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2027 की बहुत शानदार, मतलब बेसिक से प्रिपरेशन होगी, एकदम बेसिक से। अगर आपको कोई टॉपिक से रिलेटेड कोई टर्म नहीं समझ में आता तो वो भी इसमें पहले बताया जाएगा, फिर एडवांस लेवल की क्लासेस चलेंगी, ये सब चीज़ें होंगी। विरद लाइव कोड का आपको इस्तेमाल करना है, 30,999 में मिल जाएगा, ठीक है। और ये प्रतिज्ञा बैच है, डेफिनेटली इसमें बहुत सारी आपको चीज़ें, जैसे आपको टेस्ट सीरीज वगैरह मिलेंगी, तो टेस्ट, वीकली टेस्ट, माफ़ कीजिएगा, मंथली टेस्ट भी इसमें होंगे। और मंथली टेस्ट में अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हैं तो फर्स्ट रैंक लाने पर आपकी फुल फी रिफंड हो जाएगी। तो भाई आप जितनी फ़ी दे रहे हो ना वो रिफंड भी हो जाएगा, क्योंकि आपको पूरा, तो आप तैयारी किस लिए कर रहे हैं, आप तैयारी इसलिए कर रहे हैं कि आपका सिलेक्शन हो, और यहाँ तो प्रीलिम्स पूरा होने पर ही आपकी फीस वापस निकल जाएगी, आप सोचिए। तो आपके लिए बहुत बड़ा ये बेनिफिट है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बेनिफिट है, आप इसको ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा इसमें आपको बुक्स वगैरह सब मिलेंगी, ठीक है, ऑल बुक्स विल बी अवेलेबल देयर। प्रीलिम्स के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम, मेंस के लिए रेजिडेंशियल प्रोग्राम, ये सारे रेजिडेंशियल प्रोग्राम्स आपको इसमें मिल रहे होंगे। इंटरव्यू तक की बिल्कुल तैयारी आपको इसमें कंप्लीट मिलेगी, सब कुछ चाहें तो आप निःशुल्क करा सकते हैं। तो 2027 के लिए बेहतरीन बैच है। 2026 अगर आपने टारगेट किया हुआ है तो आप उसके लिए अभी भी समय, थोड़ा मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ठीक है। 2027 जितना समय नहीं बचा है इसमें, डेफिनेटली इसमें कोई वाली बात नहीं है। 15 जून एडमिशन लेने की अंतिम तिथि और 15 जून ही इसमें सेल की अंतिम तिथि है। तो भाई ये आपको 26,999 मिल जाएगा। डोंट फॉरगेट टू यूज विरद लाइव कोड, इवनिंग का बैच है, आराम से मस्त होकर के पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि पूरा का पूरा मुद्दा किस तरीके का है। देखिए 12 जून को हम लोग क्या मनाते हैं, 12 जून को हम लोग मनाते हैं, हर साल ये मनाया जाता है, क्या मनाया जाता है, विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस, ठीक है। तो वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, इसको शॉर्ट में WDACL लिखा गया है, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ये मनाया जाता है ILO के तत्वाधान में, ILO दैट इज इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा इसको पूरे वर्ल्ड में ऑर्गेनाइज कराया जाता है और 12 तारीख को मनाया जाता है, ठीक है। तो इसका आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एक दो फैक्ट के ऊपर चर्चा करने के बाद थोड़ा सा इसके दूसरे आयामों को हम डिस्कशन में लेकर के आएंगे। देखिए बाल श्रम जो है एक इस प्रकार का मुद्दा है जिसमें छोटे बच्चों से, छोटे बच्चे मतलब अमूमन देखो 3-4 साल के बच्चे तो काम नहीं कर पाते, कई बार तो उनसे भी काम करवा लेते हैं, मतलब कुछ तो इतने भी, मतलब ये हीनियस क्राइम के अंतर्गत काइंड ऑफ आता है, मुझे ऐसा लगता है आना चाहिए इसको। और बच्चे जो हैं, जो 5 साल के बच्चे हैं उनसे से लेकर के 14 साल तक के बच्चों से तो अमूमन कराया ही जा रहा है लगातार, अगर देखा जाए। और इन सब चीज़ों के लिए कई बार ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी हो रही है, मतलब बच्चों से बाल श्रम कराया जा सके तो बच्चों की तस्करी भी हो रही है, मानव तस्करी में बच्चों की तस्करी भी शामिल है, ठीक है, वो सब चीज़ें भी हो रही हैं। एंड अगेन इनसे जो है तमाम प्रकार के दूसरे, देखो खतरनाक काम तो उनसे करवाए ही जाते हैं, साथ ही साथ शारीरिक शोषण, यौन शोषण जैसी गतिविधियों में भी उनको शामिल किया जाता है। तो ये बहुत ही मतलब एक
बहुत ही शर्मनाक चीज़ है ये, इसको हम बोलेंगे कि ये बहुत ज़्यादा शर्मनाक चीज़ है जो कंटिन्यूअसली है। और इसीलिए ILO जो है वो देश में, पूरे दुनिया में लोगों को इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास करती है। सरकारों को जो भी जहाँ पर भी ये बच्चे काम कर रहे हैं, उनके जो नियोक्ता हैं, उनके जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनको जो है जागरूक करने का प्रयास किया जाए। उनको ऊपर जो है कड़ी अगर कार्रवाई करने की आवश्यकता पड़ती तो कड़ी कार्रवाई की जाए। देश के जो नागरिक संगठन हैं, नागरिक जो हैं, उनको जागरूक करने का प्रयास किया जाए। इन सब दिशा में काम करने की बात करता है। हालांकि अगर हम देखें तो जो SDG है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, तो SDG 8.7 जो है, उसका जो टारगेट था वो टारगेट था कि 2025 तक सभी रूपों में बाल श्रम को समाप्त किया जा सकेगा। और इसके लिए जो भी दुनिया भर की जो भी संस्थाएं हैं, सरकारें हैं, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उन सबको आह्वानित किया उसने कि भाई हम लोग इस टारगेट को हमें पूरा करना है, सब लोग मिलकर के ही टारगेट पूरा कर सकते हैं। ये केवल इंडिया की बात नहीं हो रही है, ये पूरे विश्व की बात हो रही है कि वैश्विक समुदाय के रूप में हमें पूरे वर्ल्ड से इसका उन्मूलन करना था। तो ये एक बहुत बड़ी और इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसको ख़त्म कर सकें, लेकिन वस्तुतः ऐसा हो नहीं पाया। वी वर फेल्ड टू अचीव दिस टारगेट अंटिल 2020 हैज़ पास। मतलब अभी ये पूरा गया नहीं है, बट ऑलमोस्ट चला ही गया। ये आप देख सकते हैं, जून चल ही रहा है, ठीक है, तो 6 महीने तो वैसे ही हो गए। नाउ एक फैक्ट आप देखिए जो कि बहुत भयावह है। अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखें तो 160 मिलियन बच्चे बाल श्रम में इन्वॉल्व हैं। 160 मिलियन बच्चे अभी भी बाल श्रम में इन्वॉल्व हैं। और इसमें खतरनाक बात यह है कि इनमें में से तकरीबन 54 मिलियन बच्चे, ठीक है, 54 मिलियन स्टूडेंट चाइल्ड जो है वो ऐसे हैं जो कि किसी न किसी हजार्डुअस वर्क में इन्वॉल्व हैं, अर्थात खतरनाक जो कार्य हैं, खतरनाक जो कार्य हैं उसमें इन्वॉल्व हैं। खतरनाक कार्य का मतलब अब आप क्या हो सकता है इसमें खतरनाक कार्य? वही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि यार उनसे जो है ना ऐसे कारखानों में काम कराया जा रहा है जो जानलेवा हैं, मतलब जो है, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे रेट होल माइनिंग की बात कर लीजिए। तो रेट होल माइनिंग में वो इन्वॉल्व हैं छोटे छोटे बच्चे। बीड़ी सिगरेट के कारखाने में इन्वॉल्व हैं, किसी ऐसी फैक्ट्री में इन्वॉल्व हैं जहां पर उनको जान का खतरा है, शराब के कारखाने हैं जहां पर वहां पर इन्वॉल्व हैं, बहुत इस तरीके की जगहों पर वो इन्वॉल्व हैं। तो खतरनाक कार्यों में इन्वॉल्व होने वाले बच्चों की संख्या विश्व में 54 मिलियन है। एंड एक और डेटा जो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि यार ये तो इतने बड़े डेटा से कैसे हम कोरिलेट करें, जस्ट कोरिलेट लाइक कि अगर आपके सामने 10 बच्चे खड़े कर दिए जाएं, ये पूरे वर्ल्ड के डेटा के लिए है। अगर दुनिया में 10 बच्चे खड़े कर दिए जाएं आपके सामने, तो उनमें में से हर एक बच्चा जो है आउट ऑफ 10, ईच वन आउट ऑफ 10 इज अंडर चाइल्ड लेबर, सफरिंग फ्रॉम चाइल्ड लेबर। सो आप यहां पर समझिए कि हर 10 में से एक बच्चा जो है वो बाल श्रम से पीड़ित है, बाल श्रम उसको करना पड़ रहा है। और ये आंकड़े 2019 से पहले फिर भी थोड़े से कंट्रोलेबल थे, बट आफ्टर 2019 ये थोड़ा सा और ज़्यादा 2019, 20, 21 तक का जो स्टेजेस रहे हैं, आपको मालूम है ये कोविड इफेक्टेड टाइम पीरियड थे। तो बहुत ज़्यादा इसमें क्या हुआ कि जैसे जब कोविड-19 जब आया तो इसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे माँ बाप जो हैं वो उनके जो पेरेंट्स वगैरह थे उनकी जॉब छूट गई, बच्चों को स्कूल्स वगैरह बंद हो ही गए थे, माता पिता भी जो हैं तमाम इधर उधर कहीं काम करते थे, तो वो सब अपना आ गए। तो उसके बाद उनको दोबारा नौकरी नहीं मिल पाई। अब जब उनको दोबारा नौकरी नहीं मिल पाई तो इन बच्चों को वो पढ़ाएंगे कैसे? वो पढ़ा नहीं पाए दोबारा। और जब वो दोबारा पढ़ा नहीं पाए, सो आप उस समय समझिए कि जब ये दोबारा नहीं पढ़ा पाए तो आज तक नहीं पढ़ा पाए, मतलब उनको जो एजुकेशन मिलना चाहिए था, शिक्षा। तो बाल श्रम का ये एक ड्रॉबैक होता है कि जब आप बाल श्रम करा रहे हैं तो आप सोचिए उसको शिक्षा से दूर ले जा रहे हैं, सबसे बड़ी बात जो है। और शिक्षा से भी ज्यादा बड़ी बात, वो उसको आप बचपन से दूर ले जा रहे हैं, बचपन। अगर आपको फील नहीं हो पा रहा है तो मैं आपको फील कराने का प्रयास करता हूं। जरा देखिए, इस तस्वीर को ध्यान से देखिएगा। मैं आपको कोशिश करूंगा कि आप इसको देख पाएं ध्यान से। आप मतलब अगर आप थोड़ी देर इसको देखोगे ना तो आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। अगर इसको समझ गए, इस पिक्चर को अगर आप समझ जाएंगे तो आप गौर से देखिए। एक तरफ ये एक ही बच्चा है, एक तरफ अगर आप देखिए कितना इसकी आंखों में देखिए, इसके शक्ल में, इस हिस्से में केवल देखिए कितनी मायूसी है कि वो नहीं जी पा रहा है जो वो है। सोचिए वो बच्चा है और वो बचपना नहीं जी पा रहा है।
वो रो नहीं पा रहा है, वो हंस नहीं पा रहा है, वो अपने काम, उसके हाथ में उसके शरीर के वजन से ज्यादा बड़ी उसकी जिम्मेदारी जो है हाथ में है, उसने पकड़ रखी है। और दूसरी तरफ वो क्या बनना चाहता है, वो उसके मन में क्या चल रहा है कि काश मैं भी ऐसा कर पाता या कर पाती। ये वो बच्चा है जो वो ये करना चाहता है। तो वो मतलब बहुत ही अच्छा प्लेयर बनना चाहता है, बहुत ही अच्छा क्रिकेटर बनना चाहता है, मतलब कुछ भी, कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन बनना चाहता है। वो आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहता है बच्चा, बहुत अच्छी पढ़ाई करना चाहता है, वो देश का नेतृत्व संभालना चाहता है, व्हाटएवर। वो बहुत क्रिएटिव है, तो वो मतलब आर्ट की तरफ जाना चाहता है, डांसिंग की तरफ जाना चाहता है वो बच्चा। उसको केवल उसकी सोच में वो केवल शामिल है और वो भी धूमिल हो चुका है, और ये बच्चा मजबूर है बाल्टी पकड़ने के लिए। सो दिस इज द डेंजरस, वी कैन से, अगर चाइल्ड लेबर का कोई एक डेंजरस फेस होता है तो यू कैन फील दैट फेस इन दिस पर्टिकुलर पिक्चर। नाउ अब जो कोविड-19 हुआ उसमें मैंने आपको बताया कि माता पिता मजबूर है कि वो बच्चे को कैसे एडमिशन कराएं। न सिर्फ बच्चा शिक्षा पाने के लिए जा पा रहा है, बल्कि इतनी ज्यादा परिवार की दशा लोगों की खराब हुई कोविड के बाद कि उन बच्चों को अपनी पारिवारिक आय में योगदान देने के लिए, हिस्सेदारी देने के लिए जो चाइल्ड लेबर है उसकी तरफ जाना पड़ा, मजबूर होना पड़ा। वो स्कूल नहीं लौट पाए, वो वापस स्कूल नहीं जा पाए। दिस इज द वेरी डेंजरस थिंग जो आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। चलिए आगे कुछ और भी चीजों के ऊपर डिस्कशन करेंगे, बट 2025 के हिसाब से अगर हम बात करें तो 2025 की इस बार की जो थीम है वो भी कुछ कहती है। क्या कह रही है, थीम में किस प्रकार की चीजें निकल कर सकती हैं। 2025 की थीम है प्रोग्रेस इज क्लियर। प्रोग्रेस ठीक है, बट दिस बट इज सेइंग समथिंग बिगर, बट देयर इज मोर टू डू। बहुत कुछ करने को है, लेट्स स्पीड अप एफर्ट। ये अगर कह रहा है कि बहुत कुछ करने को, 2025 की थीम में अगर ये कह रहा है कि बहुत कुछ करने को है, बहुत कुछ करने को है, करने को है, मतलब अभी बाकी है बहुत कुछ करने को। अब अगर बहुत कुछ करने को बाकी है तो फिर, अगर बहुत कुछ करने को बाकी है तो फिर भाई अभी तो हम टारगेट से बहुत दूर हो गए, इसका मतलब यानी अभी अचीव नहीं है। और इनफैक्ट इसमें कहा जा रहा है कि अभी स्पीड अप एफर्ट, अभी हमें और प्रयास करने चाहिए, अपने प्रयासों को और तेज गति पहुंचानी चाहिए। तो अभी इसका मतलब यह हुआ कि द वर्ड इज एक्सेप्टिंग कि अभी भी लाखों बच्चों का शोषण जारी है, लाखों बच्चों का जो शोषण है वो अभी हो रहा है, उनको अभी भी मतलब अभी भी शोषण का शिकार होना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ी मामले, बहुत बड़ा मतलब बात है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अगर हम विश्व श्रम दिवस की बात कर रहे हैं, बाल श्रम दिवस की बात करें तो बाल श्रम दिवस आईएलओ की तरफ से मनाया जाता है। आईएलओ ने इसको 2002 से मनाना शुरू किया और 2002 से मनाते हुए उसने प्रयास किए हैं कि तमाम सारे दुनिया के जो लोग हैं वो इसमें शामिल हों, इन्वॉल्व हों, इसको खत्म करने में लोग इन्वॉल्व हों, उत्साह के साथ इसमें जुड़ें, ऑर्गेनाइजेशंस इसमें जुड़ें, नियोक्ता इसमें जुड़ें, सरकारें इसमें जुड़ें, एजेंसीज इसमें जुड़ें। तो इन सब चीज़ों के लिए 2 प्रकार के कन्वेंशन जो है वो किए थे आईएलओ ने। और आईएलओ के ये 2 कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आईएलओ कन्वेंशन नंबर 138, आईएलओ कन्वेंशन नंबर 138 जो है, आईएलओ का कन्वेंशन 138 जो है, ये रोजगार के लिए न्यूनतम आयु, रोजगार के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करने की बात करता है। ये आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है, ये सब पॉइंट आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। और आईएलओ कन्वेंशन 182 जो है, ये बाल श्रम के सबसे जो मतलब जो भी मतलब जिस तरह से भी, जितना कड़ाई से, जितना सख्ती से बाल श्रम को प्रतिबंधित किया जा सकता है उसको प्रतिबंध करने के बारे में। बाल श्रम को कड़ाई से प्रतिबंधित करने की बात करता है, तो ये दोनों चीजें आपको इन दोनों में याद रखनी चाहिए। तो ये तो थोड़ा सा वर्ड लेवल पे हमने जानने का प्रयास किया। नाउ अगर हम इंडिया के लेवल पे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें, भारत में बाल मजदूरी के लिए अगर हम समझने का प्रयास करें, तो जो हमारे पास में ऑफिशियल डेटा की तरफ अगर हम चलें तो 2011 में जो लास्ट सेंसस हुआ था वो 2011 का हुआ था। नेक्स्ट सेंसस अभी होना है और जिसके बारे में कहा जाता है कि शायद वो
27 तक कंप्लीट हो पाएगा, 2027 तक कंप्लीट हो पाएगा। तो जनगणना 2021-11 के आंकड़े भी कितने खतरनाक हैं ये मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। कह रहे हैं कि 14 वर्ष तक की आयु के 43.53 लाख बच्चे बालश्रम में इन्वॉल्व थे। 43.53 लाख बच्चों के बारे में बताया जा रहा है कि 43.53 लाख चाइल्ड वर इन्वॉल्व्ड इन चाइल्ड लेबर इन 2011। सोचो 2011 में, अभी 2011 के बाद से एक दशक बीत चुका है, तब से अभी हमारे पास में कुछ है नहीं, और दशकों बाद भी ये संख्या तो बढ़ गई होगी, और क्योंकि कोविड का असर तो भारत में भी पड़ा। दूसरी बात यहां पर यह है कि अगर ये सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि 43.53 लाख यानी 43.5 लाख लोग अभी भी बाल श्रम कर रहे थे, 43.5 लाख बच्चे जो है अभी भी बाल श्रम कर रहे थे, तो गैर सरकारी आंकड़े इसमें कितने ज्यादा होंगे। और भयावहता अगर आप इसकी जानना चाहते हैं तो मैं आपको बताऊं, ये जो बच्चे हैं ये बच्चे इन्वॉल्व कहां थे, ये बच्चे जो आप देख रहे हो ये बच्चे कहां इन्वॉल्व हैं। ये जो बच्चे हैं जो आप देख रहे हो कि 43.53 लाख बच्चे आपको दिख रहे हैं, ये बच्चे खतरनाक कामों में भी इन्वॉल्व हैं। इनमें में से बहुत सारे बच्चे खतरनाक कामों में इन्वॉल्व हैं। इन बच्चों को ये बीड़ी बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, बीड़ी की फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये कालीन बनाने वाली जो फैक्ट्री हैं उनमें काम कर रहे हैं, और ये दुनिया के दूसरे, जैसे मैं आपको बताऊं, पटाखा समझते हैं ना, क्रैकर्स बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये बीड़ी सिगरेट शराब बनाने वाली फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये रेड होल माइनिंग में इन्वॉल्व हैं, ये इनकी तस्करी करी जा रही है, इनको जो है सड़क पर भीख मांगने के लिए मजबूर किया जा रहा है, तो भीख मांगने वाले बच्चे भी हो रहे हैं ये, और पता नहीं कहां कहां इन्वॉल्व हैं। और ये वो बच्चे हैं जिनमें हम कहते हैं कि 5 से 14 वर्ष की आयु में इनको पढ़ाई करनी चाहिए, बट वो पढ़ाई नहीं करके उनसे यहां पर ये बाल मजदूरी करे, बाल श्रम कराया जा रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। तो निरक्षरता की कमी है, निरक्षरता की अधिकता बहुत ज्यादा हो रही है, मतलब ये चीज आपको देखने को मिलेगी। दूसरी, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं या गवर्नमेंट की जो प्रोटेक्शंस हैं इनके लिए, उनकी पहुंच से दूर हैं। इनके माता पिता साक्षर नहीं हैं, योग्य नहीं हैं, या तो फिर अगर साक्षर हैं तो योग्य नहीं हैं, अगर योग्य नहीं हैं तो फिर सरकार की जैसे मान लेते हैं साक्षर नहीं है तो चलो यार ठीक है, सरकार की तमाम सारी स्कीम्स हैं उनके द्वारा इनको सहायता दी जा सकती है, लेकिन पता ही नहीं है ना चीजों के बारे में, मालूम ही नहीं है ये चीज है। अब देखिए यही वो बात है जिसके लिए हमको समझना होगा कि केवल सरकारी कानून बना देने से काम नहीं बनेगा, केवल सरकारी सहायता पहुंचा देने से काम नहीं बनेगा। जन जागरूकता इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा जरूरी है और होनी भी चाहिए। अच्छा, क्या गवर्नमेंट ने इसके लिए कुछ चीजें की हैं? ऐसा नहीं कि नहीं की हैं। जैसे 1986 में गवर्नमेंट की तरफ से CLPRA आया। CLPRA क्या है? चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट है, ठीक है। तो चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1886 में आया, 1886 में इसको लागू किया गया। अब ये जो है ना, ये जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स आएंगी उनको लागू करना, चाइल्ड लेबर जो है उसको प्रोहिबिट करना, चाइल्ड लेबर को पूरी तरीके से प्रोहिबिट करने के लिए स्ट्रिक्ट एक्शंस जो लिए जा सकते हैं वो लेना, सपोर्टिंग एजेंसीज को जो सहायता कानूनी पहुंचाई सकती है वो सब करने का काम ये करती है। जैसे आप देखेंगे बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति बनाई गई, बाल श्रम पर राष्ट्रीय नीति 1987 बनाई गई, वो इसी के अंतर्गत है। और इसी नीति को इम्प्लीमेंट कराने का और कड़ाई से इंप्लीमेंट कराने की जिम्मेदारी CLPRA के माध्यम से की जा सकती है, और इसको आगे चल करके और रेगुलेट किया गया। इनफैक्ट आप देखेंगे 2016 में CLPRA को अपडेट करते हुए, उसमें संशोधन करते हुए बाल श्रम निषेध और विनियमन संशोधन अधिनियम हो गया, यही CLPRA, चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट हो गया 2016 का। और इसमें कुछ चीजें ऐड की गई। इसमें कुछ चीजें क्या ऐड की गई? जैसे सबसे पहले तो ये ऐड किया गया इस चाइल्ड लेबर वाले इस एक्ट में कि जो भी 6 से 14 साल तक के बच्चे हैं, मतलब 6 से 14 क्या, मतलब 14 साल तक के जो बच्चे हैं, इसमें 6 से जैसी वाली शर्त हम नहीं लगाना चाहते, 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों का श्रम निषेध होगा,
श्रम क्या होगा, निषेध होगा। मतलब इन्हें किसी भी रूप में कहीं पर भी बाल श्रम में आप इन्हें इन्वॉल्व नहीं कर सकते, किसी भी रूप में आप इन्हें इन्वॉल्व नहीं कर सकते। दूसरा यहां पर है, दूसरी चीज यहां पर है कि जो 14 वर्ष तक की, जैसे 5 से 14 वर्ष तक की आयु के जो बच्चे हैं, इनके लिए अनिवार्य शिक्षा होगी, अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है, अनिवार्य शिक्षा होगी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि भाई जैसे जो युवा हैं, थोड़ा सा जैसे मान लेते हैं कि 14 वर्ष के बाद आप जॉब कर सकते हैं, बाल श्रम की कैटेगरी, मतलब बाल श्रम उसके ऊपर लागू नहीं होगा, कानून लागू नहीं होगा। तो 14 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे हैं ना, जो किशोर हैं, इनको किसी भी हजार्डुअस वर्क में, किसी भी खतरनाक जो हमारा वर्क है उसमें आप इनको इन्वॉल्व नहीं कर सकते, और शिक्षा पाना इनका मौलिक अधिकार होगा। तो इस तरीके की चीजें जो हैं वो इसमें शामिल करने की बात की गई है। और ये भी कि ये जो 6 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, इनको निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिलेगी, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा क्या मिलेगी इसमें, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की यहां पर बात की जाएगी। अब अगर आप चाहें तो यहीं से आप कनेक्ट कर सकते हैं कि इन सब चीजों के बारे में आप खुद सोचिए कि हमारे देश में जो ये चाइल्ड लेबर है, मतलब अगर हम अपनी कंट्री की तरफ सोच रहे हैं, वर्ल्ड वाइड तो चीजें हैं ही, कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू देखिए, हमारे पास में लॉ है, हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं, और तमाम प्रकार के इसको इंप्लीमेंट करने के तरीके हैं, पॉलिसीज हैं, और उसके बावजूद भी बाल श्रम की इतनी बड़ी आपको संख्या देखने को मिल रही है, 43.53 लाख, वो भी 2011 में। तो और ज्यादा अभी मिलने की संभावना दिख सकती है। अब देखिए, अब इसके माने में, इसमें अगर हम इसको कॉन्स्टिट्यूशन से जोड़ने, संविधान से जोड़ने का प्रयास करें, तो संविधान किस प्रकार के प्रावधान देता है हमें। संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार हमको दिए गए हैं, 2 आर्टिकल हैं उसमें, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 23 जो है वो मानव के लिए है, और मानव की कैटेगरी में सभी आ रहे हैं, मतलब चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, चाहे युवा हों, कोई भी हो, सभी, किसी भी प्रकार के मानव का दुर्व्यापार और बलात् श्रम का निषेध। आप किसी से जबरदस्ती श्रम नहीं करा सकते, बलपूर्वक श्रम का निषेध किया गया है। और ह्यूमन जो ट्रैफिकिंग है, मानव तस्करी जिसको आप कह सकते हैं, या फिर मानव का दुर्व्यापार जिसको आप कह सकते हैं, वो व्यापार आप नहीं कर सकते। बलपूर्वक श्रम का निषेध और दुर्व्यापार, ये सब जो है वो क्या है, किसी भी इस तरीके का उपबंध जो है वो विधि के अनुसार दंडनीय होगा। क्लियर है। और इसमें जो है किसी प्रकार से भेदभाव इत्यादि नहीं करनी है, पॉइंट 2 में इसमें लिखा हुआ है। एंड 24 जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड टू चाइल्ड लेबर है। कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है यहां पर, अर्थात किसी भी बच्चे का कारखाने या फिर कोई भी खतरनाक काम ऐसा 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या किसी खान में, फैक्ट्री में नियोजित नहीं किया जाएगा, या किसी दूसरे प्रकार की परिसंकट में नियोजन में इनको इन्वॉल्व नहीं किया जाएगा। बट आप सब लोग जानते होंगे, और अगर जानते हैं तो जरूर नीचे लिखिए कितने लोगों ने बाल श्रम को अपनी आंखों से देखा है। निश्चित तौर से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने बाल श्रम को देखा ना हो। सब लोगों ने देखा होगा किसी ना किसी को कि कोई कहीं पर किसी प्रकार से बाल श्रम करता हुआ नजर आ रहा है। अक्सर आपसे पूछा जाए, कॉमन प्लेसेस अगर आपसे पूछें जहां चाइल्ड लेबर आसानी से आपको दिख जाते हैं, तो आप सबसे पहले नाम जो लेंगे वो ढाबाज का नाम लेंगे, क्योंकि हम फैक्ट्री तो जाते नहीं है, फैक्ट्री विजिट नहीं करते। हम जो है कोई इस एरिया में, आम आदमी उस एरिया में नहीं जाता है, विजिट करता है जहां पर माइनिंग हो रही हो। आम आदमी उस एरिया में नहीं जा रहा है जहां पे शराब बन रही है, जहां पर ग्लास इंडस्ट्री है, जहां पर जो है सिगरेट इंडस्ट्री है, जहां पर जो है वो एल्कोहल इंडस्ट्रीज हैं। उन सब जगहों पर तो लोग जाते नहीं हैं, पर बच्चों को भेजा जाता है। तो वहां बच्चे कैसे पहुंचते हैं? ऑब्वियसली उनकी ट्रैफिकिंग की जाती है, वहां से पहुंचते हैं वो। तो उस पर रोक लगाना बहुत जरूरी है। नाउ अब इन सब चीजों को कैसे सुधारा जाए? मैंने आपको कहा कि इनको सुधारने में कानून की आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि एक सख्त कानून की आवश्यकता होती है। लेकिन कितना भी सख्त कानून कर लीजिए, जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जन भागीदारी जब तक नहीं होगी, ठीक है, जन भागीदारी जब तक नहीं होगी, तब तक कोई भी इस तरीके की चीजें जो हैं वो मतलब आप उसको पूरी तरीके से रेडिकेट कर पाएं, ये संभव नहीं है। इसके लिए जन भागीदारी बहुत जरूरी है। और ये एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जो मैं आपको यहां पर दे रहा हूं। एक एग्जाम्पल आपको दे रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा।
बहुत ही शानदार एग्जाम्पल है। एक जगह है जिसका नाम है निजामाबाद। निजामाबाद जिला उस समय आंध्र प्रदेश का हुआ करता था, जिस समय की ये स्टोरी सुनाई जा रही है आपको आगे आगे। तो ये आंध्र प्रदेश में था, वर्तमान समय में ये तेलंगाना में है। ठीक है, वर्तमान समय में तेलंगाना में है, वेलपुर मंडल। और वेलपुर मंडल की जो कहानी है ये 2001 की है। बिफोर दिस टाइम ये जो वेलपुर मंडल है ये अपने जिले के सबसे, ये मतलब कुख्यात था इस मामले में। आप ये समझिए, मैं कुख्यात शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि वेलपुर मंडल इस मामले में कुख्यात था। यहां बहुत बड़ी मात्रा में बाल श्रम होते थे। यहां पे बहुत बड़ी मात्रा में क्या होते थे? बाल श्रम हुआ करता था। लेकिन व्हाट आई एम सेइंग कि इस तरीके की चीजों को इरेडिकेट करना है, अगर आपको हटाना है, खत्म करना है, तो जन भागीदारी कितनी इंपॉर्टेंट हो सकती है। केवल सरकार की इच्छा से काम नहीं होगा, जन भागीदारी से भी काम होगा। वो यहां पर बताया जा रहा है कि जन भागीदारी यहां पर हुई। यहां पे स्थानीय समुदाय जो है वो सामने आए, उन्होंने इस मामले को अपने पूर्ण नियंत्रण में लिया कि हम इसको कंट्रोल करके दिखाएंगे, हम ये कुख्यात चीज को सुविख्यात चीज में बदल देंगे। उन्होंने इसकी प्रतिबद्धता दिखाई, अपनी पार्टिसिपेशन को एक्टिव किया। और आपको मालूम है ये 2001 में ही, 2001 में 2 अक्टूबर 2001 को इसे 100% बाल श्रम मुक्त मंडल घोषित किया गया। 100% न सिर्फ बाल श्रम मुक्त मंडल ये घोषित हुआ, बल्कि इसने ये भी अचीव किया, यहां के 100% 5 to 14 ईयर्स के जो स्टूडेंट हैं या जो चाइल्ड हैं वो स्कूल जा रहे हैं। एंश्योर किया 100% स्कूल जाने वाले लोग हैं, स्कूल जा रहे हैं। 100% स्कूल जाने वाले लोग हैं ये। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज था, बहुत बड़ा मुद्दा था जो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। ये रहा। अब ये सब चीजें हुई कैसे, इसके पीछे की एक बहुत बड़ी कहानी है। मतलब अगर आप देखेंगे तो जो स्थानीय समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने जब इस चीज का बीड़ा उठाया कि हम अपने एरिया से बाल श्रम को प्रतिबंधित करेंगे। अब यहाँ बाल श्रम होता किस लेवल पे था उसको भी समझिए। मालूम है, ये यहाँ पे जो इस मंडल के जो गांव थे, इन गांव में अक्सर जो है अगर आप देखेंगे तो गरीबी बहुत थी। यहां पर गरीबी थी और कुछ लोग जो यहां पर गरीब थे उन्होंने कुछ उधार ले रखा था लोगों से। स्थिति को समझिए कितनी कठोर स्थिति थी। उन्होंने उधार ले रखा था और जिन लोगों ने उधार दिया था, यानी उधार देने वाले जो मालिक टाइप के जो लोग हुए, उन्होंने इनसे जब अपना उधार वापस मांगा, क्योंकि ये दे पाने में सक्षम ही नहीं थे, तो इनसे जो है यहाँ पर मतलब जबरन जो है, एक तो वही जो आर्टिकल 23 में आता है बलपूर्वक श्रम, तो एक तो बलपूर्वक श्रम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, बलपूर्वक श्रम। और मालूम है इनमें में से कुछ, जैसे जो बच्चों के माता पिता हैं, अगर वो कहीं बाहर काम करने जा रहे हैं, कमा के ला के देंगे, ठीक है, कमा के ला के देंगे, इनसे वादा कर रहे हैं कि साहब हम जो है कमा के ला के देंगे, आपकी सारी उधारी उतार देंगे, तो वह कह रहे हैं ठीक है उतार देना, जब उतार दोगे तब हम तुम्हारे बच्चों को छोड़ देंगे। तो इनके जो बच्चे हैं ना, इनके बच्चों को गिरवी रख लिया गया। यहाँ के लोग गिरवी रख ले रहे थे कि तुम्हारा बच्चा हमारे यहाँ काम करेगा इस एवज में, क्योंकि तुमने हमारी उधारी नहीं चुकाई है। अब वो बच्चा काम कर रहा है, सोचो। बहुत सारी चीज इस तरीके से हुई, लेकिन अंत में जब इन लोगों ने काम करना शुरू किया तो ऐसा नहीं है कि एकदम सक्सेस ही मिला, सीधा हम लोगों ने सक्सेस यहाँ पर पढ़ ली। इट वाज नॉट ऑल अबाउट द सक्सेस, बट इनको जो है बहुत सारे मतलब एक चुनौतियां भी, इनको बहुत बड़े स्तर पर चुनौतियां मिलनी शुरू हुई। आपको मैं कुछ चुनौतियों के उदाहरण देता हूं कि जब ये लोग जाते थे ना, जब ये लोग जाते थे गाँव में कैंपेनिंग करने के लिए, जब ये लोग गाँव में कैंपेनिंग करने के लिए जाते थे, तो यहाँ अफवाह उड़ा दी जाती थी। अफवाह इस चीज़ को उड़ा दी जाती थी कि भाई कुछ सरकारी लोग आएंगे, वो तुमको समझाएंगे कि तुम्हारे बच्चों का भविष्य बना दिया जाएगा, तुम्हारे बच्चे स्कूल में पढ़ेंगे लिखेंगे, इसका कोई खर्चा पानी नहीं लगेगा, 14 साल तक हम पढ़ाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो हैं अंग खरीदने वाले का रैकेट है। वो तुम्हारे बच्चों को के लिए गिरोह एक चल रहा है, पूरे अक्रॉस इंडिया चल रहा है। वो जो है क्या करेंगे, तुम्हारे बच्चों को खरीद लेंगे, तुमसे ले लेंगे, उनके बच्चों की आंखें निकाल लेंगे, उनकी किडनी बेच देंगे, उनके शरीर के अंगों को बेच देंगे, तुम्हारे बच्चे को जो है वो कहीं पे बेच आएंगे, उनको पैसा मिल जाएगा। कुछ ऐसा नहीं होने वाला है। वो पढ़ाने के लिए नहीं, वो तुमको बरगला रहे हैं। और ये पूरे देश में चल रहा है इस तरीके का आजकल। तो डरा दिया गया गाँव वालों को।
तो गांव वाले उनके लिए दरवाजे नहीं खोल रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता था, पूरे पूरे दिन गांव में जा रहे हैं, कोई उनको शरण ही नहीं दे रहा है, एक बात उनकी सुन ही नहीं रहा है कोई, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी है। उन लोगों ने बिल्कुल हार नहीं मानी। उन्होंने कहा आज नहीं सुनेंगे, कल सुनेंगे। कई बार ऐसी स्थितियां हो जाती थी कि थक हार करके कहीं पर होटल में अगर ये लोग बैठते थे, किसी ढाबे में होटल में बैठते थे कि यार थोड़ा चाय पानी कर लिया जाए, तो उस ढाबे और होटल के लोग चाय पानी तक नहीं कराते थे, इनको भगा देते थे या फिर ढाबा ही बंद कर देते थे। इनको ना समोसे दिए जा रहे हैं खाने के लिए, ना चाय दिया जा रहा है, कुछ भी नाश्ता वगैरह कुछ नहीं दे रहा, भगा दिया जाता था। फिर भी ये लोग अपने काम में लगातार जुटे रहे, लड़े रहे, डटे रहे एंड आखिरकार 2021 में इन्होंने वो टारगेट अचीव कर लिया इतनी दुविधाओं के बाद। सो व्हाट दिस स्टोरी इज टेलिंग अबाउट कि जन भागीदारी कितना बड़ा चमत्कार कर सकती है। हाउ कैन इट मेक समथिंग कि यार ये जो इतनी जो हमको लगता है, जैसे आपको जब मैंने पढ़ना शुरू कराया होगा तो आपको लग रहा होगा अरे सर इन्होंने 2025 का टारगेट लिया है, पूरा नहीं कर पाए, ये कभी नहीं पूरा कर पाए। क्या आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि वर्ल्ड से, दुनिया से 100% चाइल्ड लेबर समाप्त हो पाएगा? यस, करना चाहिए आपको, क्योंकि इसने कर दिखाया है। इसकी दुनिया तो इतनी है, अगर ये कर सकते हैं, वेलपुर मंडल अगर ये काम कर सकता है, तो व्हाई नॉट वर्ल्ड, व्हाई नॉट इंडिया? कर सकते हैं इसको, ये एग्जाम्पल बनाया जा सकता है। आईएलओ ने इस काम के लिए इस मंडल को पुरस्कृत भी किया था। आप सोचिए, आईएलओ ने इस काम के लिए इस मंडल को पुरस्कृत भी किया था कि चीजें जो हैं वो सही की जा सकती हैं, सही की जाएं। सो ये हमको एक उदाहरण भी दे रहा है, ये एक वे फॉरवर्ड भी है कि हमें कैसे चाइल्ड लेबर से निपटना चाहिए। सो मैंने लेक्चर की शुरुआत में जैसा कि आपको बताया कि जो हमें चाइल्ड लेबर को अगर खत्म करना है, सो हमें क्या करना होगा? वी हैव टू क्लब द इफेक्ट and what we are doing, we have to go together with the government. So ये अलग अलग नहीं जा सकते, हमको एक साथ जाना ही होगा, अदरवाइज फिर दिक्कत यहाँ पर निश्चित तौर से होगी ही होगी। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो अब जो 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं, 2025 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो 2025 में आईएलओ ने किस प्रकार के टारगेट्स जो हैं वो सेट कर रखे हैं, कैसे इन चीजों को अचीव किया जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आईएलओ कहता है कि इसके लिए बाल श्रम के लिए क्या किया जाए? बाल श्रम के लिए अभी हमें और ज्यादा जागरूकता जो है बढ़ानी चाहिए। तो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, जो भी इससे रिलेटेड जो ग्रास रूट लेवल पे जितनी भी हमारी, जैसे हमारे यहाँ इंडिया बहुत अच्छी कंट्री है, इस तरीके की कंट्री है कि हमारे यहाँ गवर्नेंस जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म में है। सो जितने भी फॉर्म में गवर्नेंस के जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हों और इसकी जागरूकता को बढ़ाएं। अगर जितना जागरूकता हम बढ़ाएंगे उतना ज्यादा हमारा अचीवमेंट सक्सेस रेशियो बढ़ सकता है। देन ये इसमें आप देख सकते हैं, ये वाला काम करने में गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट जो भी लोग हैं, यानी जन भागीदारी जिसको हम बोल रहे हैं, जन भागीदारी, इन दोनों की आवश्यकता पड़ेगी। यहां से ये चीज अचीव किया जा सकता है। नाउ अब गवर्नमेंट के ऊपर एक चीज आ जाती है कि गवर्नमेंट केवल इस चीज पे ही ना मतलब रिलाय करना शुरू कर दे, बल्कि उसको फोकस करना चाहिए पॉलिसीज के ऊपर भी। पॉलिसीज इस तरीके की बनाई जाएं कि आप जो है मतलब ये पॉलिसी 100% जो है वो क्या हो, इंप्लीमेंट भी हो, और ये 100% इनके लाभकारी भी हो, ऐसी मतलब फोकस्ड पॉलिसी होनी चाहिए। सो ये एक चीज हो सकती है। दूसरा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन स्टेक होल्डर्स को इसमें जुटाया जाए। स्टेक होल्डर्स का मतलब वही है जैसे गवर्नमेंट है, एनजीओ हैं, दूसरे मैंने आपको बताया कि ऐसे कुछ सहायता समूह हैं, ऐसे कुछ सामुदायिक समूह हैं जो इनमें वर्क कर सकते हैं। और एक बात और मैं बताऊं, जो ये स्टोरी मैंने आपको सुनाई ना, इस स्टोरी में एक बहुत अच्छी चीज और थी जो सुनना चाहिए आपको। इस स्टोरी में मैंने ये वाली जो कहानी सुनाई जिसमें उधारी है, उसके बाद बच्चा उनके यहाँ काम करने के लिए मजबूर हो रहा है, उसको जो है गिरवी रखा गया है। इन लोगों ने हार नहीं मानी है और न सिर्फ गांव के लोगों को इस काम को करने के लिए मोटिवेट किया, बल्कि जो नियोक्ता थे, वो नियोक्ता कौन थे? वो लोग थे जिन्होंने इनको उधार पैसे दिए थे और इन्हीं के यहाँ ये जॉब करते थे। तो जो एम्प्लॉयर्स थे जिन्होंने इनको अपने यहाँ बेगारी करने के लिए मजबूर किया था, उनसे भी ये लोग मिलते हैं और उनके मतलब हम कहते हैं ना कि मतलब आप राक्षस के भी हृदय का परिवर्तन कर सकते हो यार, अगर आपके अंदर कुव्वत है। आपको एक एग्जाम्पल मालूम ही होगा, महात्मा बुद्ध ने अंगुलीमाल राक्षस का हृदय परिवर्तन किया था। सो ये उस तरीके के काम यहाँ पर करने को मिलता है कि ये इनसे भी मिलते हैं, इनका भी माइंड चेंज होता है, सरकार का थोड़ा सा इसमें इन्वॉल्वमेंट भी होता है, और उसके बाद इन लोगों ने जितनी भी इन लोगों की उधारी थी
तो जो उधारी देने वाले लोग हैं उन्होंने, जो लेंडर थे उन्होंने इनका सारा जो उधार जो है वो माफ कर दिया। लाखों रुपए की जो है उधारियां सब माफ की गई। न सिर्फ उधारियां माफ की गई बल्कि उनके बच्चों के पढ़ने के प्रबंध में हिस्सेदारी भी ली उन्होंने। इसके बाद उन लोगों ने इसमें जो है मतलब वो जो है इसमें इस तरीके से इन्वॉल्व हो गए कि उनके लिए ड्रेस भी ला करके दे रहे हैं, स्टेशनरी ला करके दे रहे हैं, और जो है कॉपी किताबें बैग सब कुछ ला करके दे रहे हैं वो लोग जो इनसे अभी बाल मजदूरी करा रहे थे। इसका मतलब यह है कि भी बाल श्रम नहीं कराना है। इस तरीके की जागरूकता की कितनी आवश्यकता है। शायद इन्हें मालूम नहीं था कि वो अपराध कर रहे हैं और वो अपराध करे जा रहे थे। तो हमेशा हमें चीजों को इस तरीके से नहीं देखना चाहिए कि यार वो अपराधी जो है वो अपराध कर रहा है। ये भी सोचना चाहिए कि अपराधी अपराध किन कारणों से कर रहा है। सो हमें केवल अपराधी को समाप्त करने की जरूरत नहीं है, अपराधी को दंडित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपराध को समाप्त करने की जरूरत है। अपराध होने की प्रवृत्ति को, उसके कारण को, उसके रीजन को समाप्त करने की जरूरत है। वो चीज यहां पर है कि अगर हम इस तरीके के स्टेक होल्डर्स जैसे वहां पर काम कर रहे थे, अगर हमने उनको जुटा लिया और उस तरीके से समाज को जागरूक किया, नंबर 1 वाला जो पॉइंट अगर वो किया, काम बन जाएगा यार। बहुत अच्छी तरीके से वर्ड चेंज होगा। दूसरा, आपको यहां पर चाइल्ड सेंट्रिक एडवोकेसी आपको करनी चाहिए। चाइल्ड सेंट्रिक एडवोकेसी का मतलब यहां पर यह है कि जैसे जो बच्चे हैं ना, आप उन बच्चों से मिलें, उनकी समस्या को समस्या समझें। इनफैक्ट इसके लिए आप उन्हें सुने। और यहां पर मैं एक बहुत अच्छी बात आपको बताने वाला हूं जो आप एटलीस्ट आप कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग, जैसे अभी आपके पास पावर नहीं है, आपके पास में ओहदा नहीं है, पद नहीं है, पावर नहीं है कि आप इस तरीके की चीजों को चेंज कर पाएं। अगर तो कुछ चीजें ये तो कर सकते हैं, चीजों को बढ़ने से रोक तो सकते हैं आप अपनी तरफ से। जैसे आप में से कितने लोगों की आदत होगी, ईश्वर ना करे कि किसी की हो, बट अगर किसी की है तो वो ना करे आगे से। यार आप जाते हो, ढाबे हैं या फिर कोई दुकान है जिसमें कोई छोटा बच्चा काम कर रहा है, आप कभी उसे उसके नाम से नहीं बुलाते, आप उसे सीधे बुलाते, ए छोटू इधर आओ। अरे कितनी गंदी बात है यार ये। मतलब ऐसे क्यों बुला रहे हो आप उसे? दिस वर्ड छोटू इज लाइक अ अब्यूज वर्ड। आपको मालूम नहीं है, उसके लिए वो गाली की तरह है। उसे छोटू बना दिया गया। आपको मालूम है वो किस मजबूरी में काम कर रहा है? अभी मैंने आपको बताया था कोविड-19 में उसके माता पिता की जॉब चली गई है, उसके घर में कमाने के लिए पैसे नहीं है, खाने के लिए पैसे नहीं है, वो अपने माता पिता के लिए योगदान कर रहा है किसी तरीके से, और आप उसे छोटू बुला रहे हैं। आपको उसे किसी भी तरीके से पहले समझने की जरूरत है। वही यहां पर कह रहे हैं, उन्हें सुने, उन्हें समझें। आपको उसकी जो चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच है वो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा, उसको जानना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा आपको। तो यार प्लीज ऐसे लोगों को छोटू ना बोलिए। इनफैक्ट आपको मालूम वहां पर क्या करना चाहिए? आप उन्हें प्यार से बुलाएं, इशारे से बुलाएं, उसके कंधे पे हाथ रखें, उसके सर पे हाथ रखें, पूछे बेटे आपका क्या नाम है, और नाम लेने के बाद आप उसे वहां से जॉब से निकाल तो पा नहीं रहे हैं, ठीक है, वो किसी मजबूरी में वहां पे जॉब कर रहा है, तो आप इंस्टेंटली वहां पे वकालत तो करना नहीं शुरू कर देंगे, ये ऐसे कैसे कर रहे हैं यार, तुम्हारी एज तो 13 साल है, मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगा। वो जरा घबरा जाएगा और ज्यादा दिक्कत आ जाएगी। अगर करना भी है तो आप उससे थोड़ी सी जानकारी ले लें। आप अपने क्षेत्र के जो प्रमुख हैं, विधायक हैं, पार्षद हैं, जो है आपके पंचायत प्रमुख हैं, उनसे जाकर के इसका थोड़ा सा अगर डिस्कशन कर सकते हैं तो करें। आप युवा हैं, आप उनको बोलें कि यार ऐसा ऐसा मैं देख रहा हूं, आप इसके लिए कुछ कर सकते हैं, तो वो करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनके पास करने के लिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको भी सोशली इन्वॉल्व होने का मौका मिलेगा, और आपको दूसरे को अपमानित करने से भी आप अपने आप को बचा लेंगे कि हमारी वजह से दूसरा अपमानित नहीं हुआ। और उससे जब आप उसका नाम पूछेंगे तो उसे एक अपनापन महसूस होगा। अब आप उससे अगर कोई चीज मंगा भी रहे हैं तो उसके नाम से बुला करके मंगाएं कि बेटे ये ला दो, मतलब उसका जो भी नाम हो उसका नाम से ये ला दो। वो बहुत दिल से आपके लिए सर्व करेगा। हालांकि वे चाइल्ड लेबर को थोड़ा सा और बढ़ाना वाली बात हुई, मैं चाइल्ड लेबर को बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूं, बट मैं आपको बता रहा हूं कि आप इसको एटलीस्ट और उस तरफ ना ले जाएं जिस तरफ इसको धकेला जा सकता हो, गंदी तरफ। तो ये चीज करना जरूरी है। और ये जितनी भी चीजें करी हैं, इससे कुछ फायदे हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उससे कुछ प्रोग्रेस हो रही है नहीं हो रही है, उसका आप मूल्यांकन करें। मूल्यांकन कर सकते हैं आप इसमें। तमाम प्रकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो इसमें आगे बढ़ करके काम कर सकती हैं। इसमें पूरी हर जगह मतलब एक जागरूकता की तरह से काम करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो इसको करना चाहिए, आई थिंक निश्चित तौर पे करना चाहिए, सभी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। और अगर हम एट द एंड अगर हम देखने समझने का प्रयास करें तो कुछ चीजें हैं जो भारत की तरफ से और अच्छी तरीके से की जा सकती हैं, भारत उसमें और अच्छा योगदान दे सकता है।
जैसे हमारे पास में नीतियां हैं, मतलब इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो हमारे पास में बहुत विभिन्न प्रकार की नीतियां हैं ना। बाल श्रम पे नीति हमारे पास में है, बाल श्रम नीति हमारे पास में ना, बताया तो 1987 से हमारे पास में। तो इसको थोड़ा सा और एक्टिव किया जाएगा, इसको और एक्टिव किया जाए। जो हमारे यहाँ रोजगार और श्रम मंत्रालय है उसको बाल श्रम के ऊपर और मतलब थोड़ा से कड़े कानून लेकर के आने की जरूरत है। ILO के जो गाइडलाइंस हैं उनके साथ थोड़ा सा कदम ताल आप मिला सकते हो, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ। जो SDG के गोल्स हैं वो गोल्स क्या हैं उसको अचीव करने में अगर इंडिविजुअल कंट्री वहां पर मदद कर रही है तो फिर बहुत अच्छी बात है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, यहां पर आप देख सकते हैं कि यार ग्लोबली अगर हम यहां पर अभी डिस्कशन कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि ग्लोबली भी अगर हम देखें तो दुनिया में 160 मिलियन बच्चे हैं भाई। अब इन 160 मिलियन बच्चों में जैसे आप देखोगे ना तो अफ्रीकन कंट्री जो है, अफ्रीकन कंट्री, ठीक है, एशियन कंट्री जो है, इसके अलावा पैसिफिक कंट्रीज जो हैं, पैसिफिक मतलब प्रशांत क्षेत्र की जो कंट्रीज हैं, उन सब में सबसे ज्यादा ये समस्या है। तो वहां के इंडिविजुअल कंट्रीज अगर एक साथ जुट करके उसमें अगर जैसे अपना इंडिया है तो अगर इंडिया इस दिशा में काम करता है आगे तो बहुत ज्यादा इससे हेल्प मिलेगा इसको दूर करने में। इसके अलावा एक और है डरबन कॉल टू एक्शन, डरबन कॉल टू एक्शन। तो ये भी क्या है, ये भी जो बाल श्रम है ना, बाल श्रम जो है उस बाल श्रम को समाप्त करने के लिए इनिशिएट करने का एक प्रयास है, मतलब इनिशिएशन एक तरीके से तेजी से कि उसको दूर किया जाए। ये एक काइंड ऑफ दस्तावेज है, ये एक प्रकार का डॉक्यूमेंट है, डरबन कॉल टू एक्शन एक प्रकार का दस्तावेज है जो दुनिया में बाल श्रम को समाप्त करने के लिए उसके ऊपर कार्यवाही करने के लिए एक्टिव रहता है। और खास तौर से भी जो कोविड-19 हुआ था, ठीक है, कोविड-19 जो हुआ था, कोविड-19 के कारण जो बाल श्रम में जिन लोगों को मजबूरी में जाना पड़ा है तो उसके लिए काम करने के लिए ये एक डॉक्यूमेंट है। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारी सरकारी और अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं जैसे सेव द चिल्ड्रन, बचपन बचाओ आंदोलन, इस तरीके के आंदोलन हैं जो है नॉन गवर्नमेंट वे में काम करके इन सब चीज़ों को दूर कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको एक कंप्लीट कवरेज समझ में आई होगी कि आखिरकार जो है हम क्या भागीदारी निभा सकते हैं, किस तरीके की भागीदारी निभा सकते हैं। जाते जाते मैं फिर आपको एक बार बता देता हूं, आप लोगों से मेरा क्वेश्चन है कि आपके नज़र में वो 3 पॉइंट क्या हैं। एटलीस्ट जितने व्यूअर सीरियसली अगर आप एस्पिरेंट है तो आप वो 3 पॉइंट बताएं। यहाँ से प्रीलिम्स और मेंस हर जगह क्वेश्चन बन सकते हैं, मैंने आपको बताई है। मेंस में अच्छे से क्वेश्चन बन ही सकता है कि यार बताइए बाल श्रम को समाप्त करने के भारत के उपाय जो है वो क्या हो सकते हैं। हालांकि अभी तक 2011 के आंकड़ों के अनुसार भारत में एक बड़ी जनसंख्या बाल श्रम में इन्वॉल्व है। या फिर इस तरीके से पूछा सकता है कि संवैधानिक और कानूनी प्रावधान होने के बावजूद भी भारत में बाल श्रम अभी तक समाप्त क्यों नहीं हो पाया है और इसे समाप्त करने के क्या प्रावधान हो सकते हैं। इसके लिए आप लिख सकते हो 150 शब्दों में, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें आप करके हमें दें। अगर आप GS फाउंडेशन बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आई सजेस्ट कि आप लॉन्ग टर्म बैच के साथ जुड़िए, विरद लाइव कोड का इस्तेमाल कीजिए। अंतिम तिथि इसमें 23 तारीख है। बट इस फेस्टिवल के समाप्त होने की, इस सेल के समाप्त होने की, भाई साहब ये बैच जो है ना करीब 35,000 रुपए का है। 5,000 रुपए का सीधा डिस्काउंट आपको मिल जाएगा यहाँ पर, 3-4-5,000 रुपए का, तो एक बड़ा डिस्काउंट है। और आप इसमें जब मंथली टेस्ट में पार्टिसिपेट करेंगे, फर्स्ट रैंक लाएंगे तो 11,000 रुपए की पुरस्कार राशि भी जीत सकते हैं। और प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेंगे तो आपकी फुल फी रिफंड भी हो जाएगी। तो सारे ऑप्शंस आपके पास में, तो पैसे की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। इसके अलावा 2026 के हिसाब से अगर आप देख रहे हो तो भी आप ले सकते हो बैच। वो भी बैच आपका 15 जून को समाप्त हो जाएगा। एडमिशन इसमें 26,999 इसकी फी है। इस लेक्चर का PDF पाना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं हमारे इस, ठीक है, हमारे इस टेलीग्राम से। ये टेलीग्राम में आपको विरद लाइव खोजना है जो मेरा कोड है। इसके अलावा सोशल मीडिया से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। विरद नाम से सर्च करोगे हम कहीं पर भी, तीनों जगहों पर मिल जाएंगे। जस्ट यूनिक थोड़ा सा नेम है, तो आप इसको केवल विरद नाम से भी टाइप करोगे ना तो मैं आपको जरूर मिल जाऊंगा। अगली वीडियो में फिर मुलाकात करते हैं किसी अन्य इश्यू के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। Every single book which have toppers suggested, but nothing worked for me. आई वॉज लाइक कि नहीं होगा छोड़ देते हैं, नहीं हो रहा है तो क्या फ़ायदा इनको दोबारा पढ़ने से। I would like to thank Study IQ. I got connected to Study IQ. स्टडी IQ ने मेरा मेंस तक मैंने साथ दिया, उसके बाद भी उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा। And I have taken this mock at Study IQ and I would recommend Study IQ. Yes, I will recommend, definitely recommend Study IQ.